वक्फ बिल पर अभी बवाल थमने वाला नहीं है। बिल में किए गए संशोधनों के खिलाफ कुछ राजनेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इनमें से एक हैं कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, दूसरे हैं एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। बिल के राज्यसभा में पास होते ही शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 की वैधता को चुनौती दी और कहा कि यह संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है, यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी असंवैधानिक। अब सवाल उठता है कि क्या वक्फ बिल में हुए संशोधनों को पलटा जा सकता है? दरअसल अब ये वक्फ बिल राज्यसभा लोकसभा दोनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति की भी मुहर इस पर लग गई है, तो ऐसे में ये बिल अब कानून बन गया है। आज हम समझेंगे एक उदाहरण से इसी बात को कि क्या पलटा जा सकता है ये कानून, क्या सुप्रीम कोर्ट इस कानून पर रोक लगा सकती है। इसे एक उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण है ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य। इस मामले से लेकर नागरिकता संशोधन अधिनियम तक को कोर्ट में चुनौती दी गई और अदालत ने इन पर क्या फैसले सुनाए, ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। अब ये बिल नहीं बल्कि कानून बन गया है। इसके साथ ही अब जिस तरीके से इस पूरे कानून को लेकर हंगामा मचा हुआ है उसका जिक्र भी करना चाहिए, क्योंकि इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 4 याचिकाएं डाली गई हैं। इन याचिकाओं में कहा गया है ये कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है और उसके मौलिक अधिकारों का हनन करता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद भी इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है या फिर वहां से ये बिल खारिज हो सकता है, और अगर होगा तो फिर इसके क्या आधार होंगे। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती के क्या आधार हैं, पहले इसे समझिए। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कहते हैं कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद भी इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। चुनौती का मुख्य आधार संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत होगा। इस प्रक्रिया में भारत के प्रधान न्यायाधीश यानी सीजेआई तय करेंगे कि इस मामले की सुनवाई किस बेंच में होगी। कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का जो अधिकार है वो संविधान को लेकर। वरिष्ठ अधिवक्ता कहते हैं जब कोई संवैधानिक वैधता की बात आएगी तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। संविधान में दिया गया है कि आर्टिकल 32 के तहत आप चैलेंज करते हैं और ये बात रखते हैं कि जो बिल लाया गया है, जो एक्ट बनने जा रहा है या जो बन गया है, क्या वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन तो नहीं है, जो केशवानंद भारत के केस में हुआ था। अधिवक्ता ये भी कहते हैं कि आप कानून बनाइए लेकिन आप संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकते, तो कहीं ना कहीं आप संविधान की वैधता को इसी बेसिस पर चैलेंज कर सकते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता का यह भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करने का अधिकार है। उन्होंने कहा ऐसे कई मामले हैं जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। इससे पहले सीए एनआरसी मामले में भी यही देखा होगा। आर्टिकल 370 को जो हटाया गया उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में उसे भी चैलेंज किया गया। वहीं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में भी चैलेंज किया गया। मैटर फिलहाल पेंडिंग है। ऐसे कई मामले हैं जब उसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया जाता है तो लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। वहां कहा जाता है कि यह संविधान के खिलाफ है और मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। इसके तहत इसी पूरे मामले को सीजेआई के यहां सुनवाई होती है। बिल के खारिज होने के सवाल पर अधिवक्ता कहते हैं कि अगर संविधान के तहत काम नहीं किया गया है तो फिर सुप्रीम कोर्ट दखल अंदाजी करती है। सुप्रीम कोर्ट एक फैसला सुनाती है, उससे बिल को रद्द भी करती है, उस कानून को भी रद्द कर देती है। अधिवक्ता तो ये भी कहते हैं कि इसमें अगर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन किया जा रहा होगा, संविधान में किसी व्यक्ति विशेष और समुदाय को जो अधिकार दिए गए हैं उसको अगर छीनने की बात होगी, उसकी वैलिडिटी को चैलेंज करने की बात होगी, तो वो किसी व्यक्ति और समुदाय के खिलाफ हो सकता है। अब जिस ए.के. गोपालन केस का जिक्र हम कर रहे थे उसे समझिए। ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 का ये केस नजरबंदी और मौलिक अधिकारों की व्याख्या में संबंधित ये शुरुआती मामला है। ये संविधान लागू होने के बाद दर्ज मामलों में एक ऐतिहासिक फैसला था। ये मामला प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ को दी गई चुनौती से संबंधित था, जिसके तहत याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया गया था। चुनौती का मुख्य आधार था कि कैद ने अनुच्छेद 19(1) डी के तहत प्रदत्त याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार, भारत के किसी भी हिस्से में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार का हनन किया गया था। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 ये केस न्यायालय ने माना कि संसद के पास मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 368 कहता है कि संसद को एक प्रक्रिया के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है।
गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। न्यायालय ने यह कहा कि और माना भी कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। एक ऐतिहासिक फैसला जिसने मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना की, संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति को सीमित किया। ऐतिहासिक केस में 24 अप्रैल 1973 को दिए गए इस फैसले में 7-6 के बहुमत से न्यायालय ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसकी मूल संरचना को कहीं से भी बदल नहीं सकती। मेनका गांधी बनाम भारत सरकार 1978 का ये केस अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दायरे का विस्तार किया और न्याय संगत, निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया की आवश्यकता पर जोर दिया। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार 1980 का ये केस संविधान की सर्वोच्चता पर जोर देते हुए मूल संरचना सिद्धांत को और मजबूत किया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 का खंड 4 विधि सम्मत नहीं, यानी इनवैलिड है, क्योंकि ये न्यायिक पुनर्विलोकन को समाप्त करने के लिए पारित किया गया था। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण 1975 का यह केस सर्वोच्च न्यायालय ने 39वें संशोधन के एक प्रावधान को रद्द करने के लिए मूल संरचना सिद्धांत को लागू किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा निर्णीत इस केस में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार का दोषी पाया गया। कोर्ट ने उनके चुनाव लड़ने पर 6 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी। एक और केस है IR कोयलो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 का। न्यायालय ने यह माना था कि 24 अप्रैल 1973 यानी केशवानंद भारती निर्णय की तिथि के बाद 9वीं अनुसूची, जो शुरू में न्यायिक समीक्षा से प्रतिरक्षा की एक डिग्री प्रदान करती है, इसमें रखा गया कोई भी कानून इस आधार पर चुनौती के लिए खुला है कि यह संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम। संसद द्वारा पास किए गए नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भी सरकार के खिलाफ विपक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए नागरिकता संशोधन अधिनियम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने 4-1 के फैसले से सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A की वैधता को भी बरकरार रखा था। धारा 370 को हटाने का भी निर्णय, ये भी एक बहुत मुख्य बिंदु है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का ऐतिहासिक कदम मोदी सरकार ने कानून में संशोधन करके उठाया। इसके विरोध में भी विपक्षी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा। इलेक्टोरल बॉन्ड को भी दरअसल असंवैधानिक बताया गया था। इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा ऐसा रहा जहां केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पीछे हटना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक चंदा जुटाने पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड को गुप्त रखना सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19A का उल्लंघन है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर राज्यसभा में 128 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में जबकि 95 ने विरोध में मतदान किया, जिसके बाद इसे पारित कर दिया गया। लोकसभा ने 3 अप्रैल को विधेयक को मंजूरी दे दी थी। लोकसभा में 288 सदस्यों ने विधेयक का समर्थन किया, जबकि 232 ने विरोध किया। वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं, उसमें संविधान यानी देश के कानून के अनुसार कोई गलती नहीं हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम ही है संविधान की व्याख्या करना। अब सवाल यह है, सुप्रीम कोर्ट उस बिल के साथ क्या करेगा जिसे संसद पास कर चुकी है। इस संबंध में विधायी मामलों के जानकार भी कहते हैं कि संविधान में यह व्यवस्था है कि ना तो सुप्रीम कोर्ट, ना ही संसद या ना तो न्यायपालिका, ना ही विधायिका एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करते हैं। इस लिहाज से जब किसी विधेयक को संसद पास कर चुकी है तो सुप्रीम कोर्ट उसे निरस्त कर देगा, ये संभव नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि बिल के किसी खास क्लॉज यानी कंडिका पर आपत्ति हो तो सुप्रीम कोर्ट उसे देख सकता है और अगर उसे उचित लगे तो वो उस पर कुछ सुझाव विधायिका को दे सकता है, लेकिन ये सुझाव होगा, जजमेंट नहीं। यह संभव नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ बिल पर स्टे लगा दे, क्योंकि वक्फ बिल को पूरी तरह संविधान सम्मत प्रक्रियाओं के तहत लाया गया है। अगस्त 2024 में यह बिल संसद में पेश किया गया। उसके बाद इसे विस्तृत चर्चा के लिए जेपीसी के पास भेजा गया। जेपीसी ने इस बिल पर कई तरीके के सुझावों पर गौर किया, फिर उसमें बदलाव किया। जेपीसी की सिफारिशों के साथ बिल संसद में आया और संसद द्वारा पास किया गया। बिल पर जोरदार बहस हुई, सभी पार्टियों को बोलने का मौका मिला, इसलिए इसे पेश करने की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से न्याय सम्मत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को